अब तक हमने राजचंद्र सेन जी के बारे में काफी जानकारी ली है। थोड़ा सा उनकी उपाधियों के बारे में भी जान लेते हैं कि राजचंद्र सेन को क्या क्या उपाधियां दी गई थी। एक तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता था, मारवाड़ का प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह ही इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा था और इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दूसरा, इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि पहले ये थे जिन्होंने मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उसके बाद महाराणा प्रताप ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। आखिर में इनको ज्यादा लोग जानते नहीं है जितना महाराणा प्रताप को जानते हैं। इतना ज्यादा सेन जी के बारे में कोई नहीं जानता, तो इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा। ये कभी क्वेश्चन आ सकता है, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप अग्रगामी या भूला बिसरा राजा किनको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राव चंद्र सेन जी को, राव चंद्र सेन। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1581 से लेकर 1583 ईस्वी तक जोधपुर पर खालसा कर दिया जाता है, यानी केंद्र के अंडर आ जाता है। केंद्र कौन था? अकबर। 1583 ईस्वी में इनके भाई उदय सिंह को यहाँ का राजा बनाया जाता है। उदय सिंह जी ने अकबर से पहले ही संधि कर ली थी, तो उदय सिंह जी को वहां का राजा बनाया जाता है। इन्हें मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है, मोटा राजा, क्योंकि ये हेल्दी थे थोड़े। कहते हैं ये इतने हेल्दी थे, ये घोड़े पर भी नहीं बैठ पाते थे। तो उदय सिंह जी को अगला राजा बनाया गया और उदय सिंह जी का जो शासनकाल था वो था 1583 से लेकर, ये साफ कर दे थोड़ा, नेक्स्ट हम कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? राव उदय सिंह। शासनकाल 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक। राव उदय सिंह जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिर्फ अधीनता ही नहीं स्वीकार की थी, बल्कि इनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इनकी पुत्री थी मानी बाई, उदय सिंह जी की पुत्री थी मानी बाई। इनका विवाह इन्होंने अकबर के पुत्र जहांगीर से किया। और मानी बाई और जहांगीर का जो पुत्र था वो ही था खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां कहा गया। पहले क्या होता था भी, क्षेत्र विशेष के नाम से ही नाम को जाना जाता था। जैसे हाड़ी रानी थे, वो बूंदी के हाड़ा शासकों की पुत्री थी, तो उन्हें हाड़ी बाई के नाम से जाना गया। वैसे ही मानी बाई जोधपुर से थी, तो इनको जोधाबाई भी कहा जाता है, जोधाबाई। अब यहाँ थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो गए होंगे भी, हमने तो मूवी सुनी है जोधा अकबर, सीरियल देखे हैं जोधा अकबर, जोधा तो अकबर की पत्नी थी। नहीं कह सकते कि ये बॉलीवुड, ये सीरियल वाले, ये जो भी ऐतिहासिक चीजें ये दिखाते हैं, ये इतिहास कहां से उठाते हैं। अगर एक छोटी सी बात कही तो 6th क्लास का एनसीईआरटी का सिलेबस भी पढ़ लेना, तो उसमें भी ये बात क्लियर हो जाती कि जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, ना कि अकबर की। अकबर की पत्नी का नाम हरखाबाई था, इनकी पत्नी का नाम हरखाबाई था। बॉलीवुड वाले और ये जो भी टीवी सीरियल दिखाते हैं, बिना ऐतिहासिक तथ्यों के सीरियल बना देते हैं, मूवीज बना देते हैं। इनका बहुत विरोध भी होता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता।
लोग इतिहास पढ़ना पसंद नहीं करते, लोग कहानियों में इतिहास पसंद करते हैं और उसी कहानी को वो सच्चाई मान लेते हैं, अभी यही इतिहास रहा होगा। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉलीवुड मूवीज, इनका सिर्फ एक ही काम है, एक ही एम है, पैसा कमाना। अब वो चाहे किसी की पत्नी किसी को दिखा दे, किसी का पति किसी को दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोवर्सी जितनी होगी उतने पॉपुलर होंगे और कंट्रोवर्सी के तहत ही लोग ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखने पहुंचते हैं, जिसके तहत क्या होता है, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़। तो बॉलीवुड वालों को थोड़ी सी स्टडी कर लेनी चाहिए हिस्ट्री के बारे में, ताकि वो सही सूचना लोगों तक पहुंचा सके। वरना इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो कुछ मर्जी दिखा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जोधाबाई को खुर्रम ने जगन गुसाई की उपाधि दी थी। जगन गुसाई जगत की जो स्वामिनी होते हैं उनको कहते हैं, उसकी उपाधि भी दी गई। उपाधि दी गई, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आ भी सकता है। अब राव उदय सिंह यानी मोटा राजा के अलावा एक और शख्सियत है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। मैंने आपको पहले बताया था कि राव चंद्र सेन जी के भाई थे रायमल। इनको कहाँ की जागीरदी की थी, सिवाड़ा की। अब राव रायमल जी के पुत्र थे कल्याण सिंह। इनके घर का नाम था कल्ला। जैसे बच्चों का हम रख देते ना शॉर्ट नेम कोई, वैसे ही कल्ला इनके घर का नाम था। कल्ला इनका घर का नाम था और रायमल के ये पुत्र थे, तो कल्ला रायमल। बड़े ही दबंग किस्म के इंसान थे ये। मारवाड़ में आज भी इनके बारे में कहा जाता है कि मूंछों की मरोड़ हो तो कल्ला रायमलोज जैसी, क्योंकि ये बड़े मूंछों पे दाव दे के रखते थे। इनके बारे में एक किस्सा बताऊं। एक बार अकबर दरबार लगा के बैठे थे, तो वहां आसपास के जागीर के सारे राजा आए थे। उसमें बूंदी के हाड़ा राजा से सुरजन, बूंदी के राजा थे सुरजन सिंह, ये भी थे। कल्ला रायमलोज जी भी वहीं बैठे थे। तो सुरजन सिंह को अकबर ने कहा कि सुरजन, सुना आपकी पुत्री बेहद खूबसूरत और विवाह योग्य है। इनकी पुत्री का नाम था भानकवर। पुत्री का नाम क्या था, भानकवर। सुरजन ने कहा हाँ जी उस्ताद है, मेरी पुत्री विवाह योग्य है। तो कहते क्यों ना उसका विवाह सलीम के साथ कर दिया जाए। जहांगीर जब राजकुमार थे तो उनका नाम सलीम था, जब वो बादशाह बन गए तब उन्हें जहांगीर कहा जाने लगा। तो सलीम और जहांगीर एक ही है, ये याद रखना। सलीम और जहांगीर एक ही पर्सन। तो सुरजन जी तो अब सोच में पड़ गए, नहीं करवाना चाहते थे वो उनसे शादी। अपनी पुत्री का विवाह मुगल शासकों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहते थे। तो उन्होंने अकबर से झूठ बोल दिया, मेरी पुत्री को तो सगाई हो गई। अकबर सरप्राइज हो गया, अभी सगाई होगी, किससे होगी, कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी पुत्री की सगाई होगी। तो सुरजन अब पूरे दरबार में इधर उधर देख रहे थे, भी कोई तो बोले, हाँ तो किसी ने नहीं, कोई नहीं बोला, क्योंकि सब डरते थे अकबर से। तो कल्ला रायमल ने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं हूं, मैं वो महान शख्सियत हूं जिसके साथ सगाई हुई है भानकवर जी की, वो मेरी भाभी पत्नी है। तो अकबर झूठ मूठ का थोड़ा खुश हुआ, भी हाँ आपने तो कोई बताया ही नहीं आपकी कब सगाई होगी। तो वो कहते जी मौका ही नहीं मिला बताने का। तो कल्ला रायमलोद ने कहते हैं रातों रात जाकर भानकवर जी से विवाह किया बूंदी जाकर। उधर भानकवर जी को पता था भी क्या हुआ है, क्यों मेरी शादी एकदम से हुई है, आगरा में चल क्या रहा है, मुगल साम्राज्य में चल क्या रहा है। तो उसको इस बात की भनक लग गई थी भानकवर जी को कि मेरा सुहाग ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। तो जब विवाह करके कल्ला जी वापस जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि अब तक तो हमारा साथ यहीं तक का था, लेकिन स्वर्ग जाते समय मुझे साथ जरूर लेके जाइएगा। तो कल्ला रायमलोद जी ने एक ही बात कही, ऐसा ही होगा, और वो वहां से आ गए। कहते हैं जब वो विवाह करके आ गए तो उनको पता लग गया था कि अब बात बिगड़ चुकी है उधर अकबर की साइड से, क्योंकि अकबर विवाह करवाना चाहता था अपने पुत्र का वहां पे।
तो वो उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया था कल्ला राय मलोट जी ने। वो केसरिया बाना डाल के मूंछों पे ताव दे के दरबार में आया करते थे। तो जो मुगल सैनिक थे उन्होंने कहा भी तू मूंछों पे ताव ना दिया कर। वो कहते कि ताव तो ऐसे ही रहेगा भाई, जैसे मुझे में डाल दे के रखता हूँ ऐसे ही रखूंगा, जो तुम कर सकते हो कर लो। इसी बात पे कहते बहस छिड़ गई तो उनका एक मुगल सेनापति था, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया कल्ला राय मलोट जी ने, और इस बात से दहशत सी फैल गई। तो कल्ला राय मलोट वहां से बीकानेर चले गए थे। मैंने आपको बताया था बीकानेर के जो कल्याणमल थे उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। आगे थोड़ा सा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। इसमें दो चीजें आपको मैं बताऊंगी। बीकानेर के कौन थे? कल्याणमल, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपने दोनों पुत्र उनको दे दिए थे उनकी सेवा के लिए। एक था रायमल, एक था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर में दरबारी कवि थे उनके, अकबर के, बहुत अच्छा लिखते थे। इनको पित्थल भी कहा जाता है, पित्थल। इनके पास चले गए थे बीकानेर कल्ला राय मलोट जी। तो कल्ला जी को पृथ्वीराज जी ने कहा कि ये क्या कर दिया, अब तो अकबर छोड़ेगा नहीं, बीमार के रहेगा। तो पृथ्वीराज राठौड़ को कल्ला राय मलोट ने कहा कि काका जी मेरा एक काम करोगे, मरना तो मुझे है ही। वो कहते बताओ। तो कहते आप मेरे मरसिया लिख दो, मेरा मरसिया। मरसिया पता है किसको कहते हैं? ये कविता टाइप की होती है, बट ये इंसान कोई भी राजपूत राजा थे उनके मरने के बाद लिखी जाती थी, मरने के बाद की रचना है। और ये लिखते कैसे थे? इसमें ये लिखते थे भी राजा कैसे लड़ा, कितने घोड़ों के साथ लड़ा और कैसे उन्हें विजय प्राप्त की या हार हुई या कुछ भी, जितने भी कितने मरे, कैसे उनको घाव मिले, कौन से अस्त्र शस्त्र यूज किए गए, ये सारी चीजें उसमें थी। तो पृथ्वीराज जी कहते, पित्थल जी कहते मैं कैसे लिखूं तेरा मरसिया, मुझे क्या पता तू युद्ध कैसे करेगा कैसे ना करेगा, वो तो मरने के बाद लिखते हैं ना। तो कहते काका जी एक वादा करता हूं, जैसा आप लिखोगे मैं वैसा ही लड़ूंगा, पर मेरा मरसिया पहले लिख दो। तो उन्होंने भी अब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे कल्ला राय मलोट, उन्होंने लिख दिया। अब कल्ला राय मलोट अपना मरसिया गुनगुनाते हुए गए। तो 1589 में सिवाना का दूसरा साका हुआ था, सिवाना का दूसरा साका, क्योंकि एक तो विवाह उन्होंने भानकंवर से कर लिया था, दूसरा एक मुगल सेनापति को मार दिया था। तो अकबर ने उदय सिंह यानी मोटा राजा को कहा, उदय सिंह मोटा राजा को कहा कि आप उन पे आक्रमण करो कल्ला राय मलोट पर, क्योंकि वो मेरे विद्रोही लगता है, मुझे विद्रोह कर रहा है मेरे खिलाफ। तो कल्ला राय मलोट पर उदय सिंह जी ने हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था अकबर के नेतृत्व पर। तब सिवाना में 1589 में दूसरा साका हुआ था, और जो इसका पहला साका हुआ था वो हुआ था 1310 में। सिवाना का पहला साका कब हुआ था? पहला साका 1310 में, जब सातल और सोमेश्वर ये खिलजी के खिलाफ लड़े थे। बहुत ही भयंकर युद्ध किया था इन्होंने, केसरिया बाना बांध के युद्ध किया था और वीरांगनाओं ने जोहर कर लिया था, और खिलजी ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाकर खैराबाद नाम रख दिया था। क्या नाम रखा था? खैराबाद। दूसरा साका यहाँ पर कल्ला राय मलोट के नेतृत्व में, कल्ला राय मलोट के नेतृत्व में हुआ, केसरिया बाना बांध लिया गया। साका तब होता था जब हार निश्चित होती थी, तो वीरांगनाएं जोहर कर लेती थी अग्निकुंड में, और जो वीर गति को प्राप्त होते थे, जो वीर हमारे लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त होते थे। कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया बाना और भानकंवर जी जो इनकी पत्नी थी, इनके नेतृत्व में जोहर हुआ था। सिवाना का वो दुर्ग, वो किला आज भी उस जोहर के लिए साक्षी है। आज भी
वो देखरेख के अभाव में खंडर जरूर हो चुका है, लेकिन उस दुर्ग में आज भी हम उस साके की एक एक निशानी को देख सकते हैं कि कैसे हमारे वीर अपनी मौत को गले लगाते हुए वहां लड़े थे।